बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा हूं आपके साथ। सारे मेहमान बने हुए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, अवधेश कुमार जी आ चुके हैं। योगी जी के प्रोग्राम में आ रहे हैं, सवाल भी पूछा उन्होंने, सारी बातें हो गई। अब जरा योगी जी पर आगे बात करते हुए हमने कल चर्चा की थी परसों योगी आदित्यनाथ के घर पर सरकारी आवास पर संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार जी और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, संगठन महामंत्री, सब लोग बैठक करके गए। क्या डिस्कस हुआ और इसका वहां पर अरुण कुमार जी का होना योगी जी के साथ उनके घर पर, ये आखिर इसका महत्व क्या है? क्योंकि अब थोड़ी और छन की बातें आ गई हैं। अभी हम लोग प्रोग्राम में बात कर रहे थे जब योगी जी का एक बयान मैंने आपको सुनाया कि उल्टा टांग दूंगा अगर किसी ने गड़बड़ करी, संपत्ति छीन करके गरीबों में बांट दूंगा, पेपर लीक के सिलसिले में। तो योगी जी के तेवर जो है उसमें वो जो कॉन्फिडेंस झलक रहा है, ये वो कुछ पुराना मामला जो दिखाई करता था, फायर ब्रांड बिल्कुल, जिसके मतलब कोई इफ एंड बट नहीं है। इस लगता है कि पीछे से पूरी सपोर्ट है, चलो यार वैसे जैसे तुम हो वैसे ही रहो, कोई बदलने की जरूरत नहीं और ना तुमको पीछे हटने की जरूरत है। तो क्या यही कॉन्फिडेंस उस बैठक में दिया गया? बताएंगे समीर जी। देखिए, संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार जी इस बैठक में थे। प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ थे, संगठन महामंत्री भी इस बैठक के अंदर थे। देखिए, जिस लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद से जो बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा और संघ को लग रहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक बुरा प्रदर्शन हुआ है, उसके अंदर महाराष्ट्र है और उसके अंदर उत्तर प्रदेश है। तो अरुण कुमार जी चूंकि भी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उनके पास है। एक समय सुरेश सोनी देखा करते थे, जब 2014 में सरकार आई थी उसके पास कृष्ण गोपाल जी के पास ये जिम्मेदारी गई। अब अरुण कुमार जी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। तो संघ की अभी अरुण कुमार जी के वजह रेफरेंस फॉर अनइनिशिएटेड, अरुण कुमार जी के होने का बहुत बड़ा मतलब, बिल्कुल सरकार बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी होता है। और भाजपा और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं तो उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है फीडबैक देने की दोनों पक्षों की तरफ से। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जब अभी संघ की एक बैठक हुई थी, हालांकि वो तो पहले से तय थी, रांची में जो प्रांत प्रचारकों की जो बैठक हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के जो प्रांत प्रचारक गए थे और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो फीडबैक दिया था वह बहुत पॉजिटिव नहीं था और यह कहा गया था कि संघ ने बहुत ज्यादा उसमें भूमिका नहीं निभाई थी। हालांकि संघ ने इस बैठक में कहा कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि संघ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। वहां जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सीटों को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर खिंचातान रही, वह पूरी विस्तृत रिपोर्ट संघ के प्रांत प्रचारकों ने वहां अपनी दी थी। उसके बाद यह तय हुआ था कि अरुण कुमार जी 4 से 5 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है और जहां वो कमजोर हुई है वहां बैठक करेगी, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले। तो अरुण कुमार जी इसके पहले आपको बता दो कि महाराष्ट्र के साथ बैठक कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस उस बैठक में थे। अच्छा। बंबई में यह बैठक हुई थी। अतुल लिमे जो एक और सह सरकार्यवाह बने हैं, जिन्हें अभी महाराष्ट्र विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, अतुल लिमे जी को, वो भी उस बैठक में थे। अगला विधानसभा संघ भी ऐसे करता है लोगों को कि जिम्मेदारी देता है चुनाव की? नहीं, आधिकारिक रूप से नहीं रहता। यह कहा जाता है कि भाई अब अतुल लिमे महाराष्ट्र के हैं, सह सरकार्यवाह, तो उन्हें कहा गया है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें आपको पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन, तो आप स्थानीय लेवल पे आप इस कोऑर्डिनेशन को देखिए। हालांकि संगठन महामंत्री पूर्णकालीन वहां भेजे जाते हैं, महाराष्ट्र में भी संगठन महामंत्री नहीं है। वहां पर अतुल लिमे जी से कहा गया कि को अभी चुनाव तक कोऑर्डिनेशन देखना है। तो मुझे लग रहा है कि वहां बैठक हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बैठक हुई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि जो बैठक हुई थी उसका फीडबैक भी दिया और पार्टी के अंदर जो चल रहा था पूरा माहौल, जो कहा जा रहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो चल रहा था, जिस तरीके माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा था, कंफ्यूजन की स्थिति थी। कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में मतभेद है, यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री और दिल्ली के नेताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था संघ इसे पसंद नहीं कर रहा था। संघ कह रहा था कि भाई इतना आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके पास है, 2017 से योगी आदित्यनाथ का इतना बेहतर काम है, फिर ऐसी क्यों स्थिति आ रही है कि सरकार और संगठन के अंदर मतभेद उत्पन्न है? 100% 2017 से संघ के जो योगी आदित्यनाथ के साथ सपोर्ट रहा है वो लगातार जारी है और योगी आदित्यनाथ को यह 3 बार बता दिया गया है कि संघ आपके साथ है, आपको जिस तरीके से जिस उम्मीद से लाया गया है आपको खुलकर काम करना है। तो बहुत बिल्कुल स्पष्ट खबर दे दी। तो हमारे पास संघ स्पेशलिस्ट भी हैं। नहीं, समीर जी जानते ही हैं उस बात को, और संघ योगी जी के साथ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जितना कन्फ्यूजन हुआ उसमें कई बार होता है ना कि आप स्थितियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो उस हिसाब से ये बैठक महत्वपूर्ण होती है कि संघ ने फिर से एक बार इस बात को जोर दिया कि संघ जो है योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ है। अब इसको लेकर फिर बहुत सारी बातें जोर देता है, क्लास लगाता है। क्लास तो थी, वो जब सह सरकार्यवाह वहां पर बैठक में मौजूद हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं नहीं, समन्वय की बैठक तो नियमित होती है और 1 साल पहले कैलेंडर बनता है और उससे पहले पंचांग बनता है, वो अलग बात है।
लेकिन अरुण जी तो अभी बने भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में तो ये कोऑर्डिनेटर, क्लास ही थी। तो वो क्लास ही थी। और उसके बिना उनकी जरूरत ही क्या थी? यदि केवल पार्टी की एक जनरल बैठक होती संघ और बीच में, तो वहां पर तो क्षेत्रीय प्रचारक और संगठन के मंत्री और सब लोग होते हैं। लेकिन अरुण कुमार जी की मौजूदगी ही अपने आप में एक क्लास है। ओके, सही बात है, ये तो बड़ा क्लियर कट किया दिया आपने। नहीं सुनिए, थोड़ा बोलना ऐसा है कि संघ को पता है कि हम बीजेपी के ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जो बड़ा लक्ष्य है वो बाधित होगा। इसलिए राजनीति की अपनी सीमाएं को देखते हुए क्या कर सकते हैं उतना ही संघ काम करती है। जो संघ के इशू हैं उसकी दृष्टि से जहां जहां बात करने की जरूरत है वहां वहां वो बात कर रहे हैं, करने की आवश्यकता थी क्योंकि लंबे समय से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी संघ के बहुत सारे मुद्दे थे, वो मुद्दे लंबे समय से पड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं तो फिर संघ का एक यह है कि चूंकि वो आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो नेताओं के आपस के भी कुछ मतभेद है तो आ जाते हैं, तो उसमें आप कोई बात कहते हैं तो उसका महत्व होता है। जब बीजेपी, तो वो उस दृष्टि से है, लेकिन उसको हम ये इस दृष्टि से देखें कि संघ के वो गए हैं तो वो चुनाव अब आगे ध्यान रखेंगे। संघ मानती है कि हम एक जन संगठन नहीं है। स्पष्ट किसी से आप बात करेंगे, बोले हम जन संगठन नहीं है। चुनाव में हमारे मुद्दों के साथ हमारी सहमति होती है तो हमारे कार्यकर्ता प्रबंधन में बाकी भूमिका निभाते हैं, लेकिन हम कोई जिम्मेवारी लेकर के और चुनाव का लेंगे तो फिर हमारे लिए भविष्य में वो कठिनाई पैदा होगी। इसलिए इस लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए ही आप कोई विश्लेषण कर सकते हैं। इतना एक्टिवली आपको लगता है कि ये चुनाव आ रहा है आगे तो वो चुनाव आ रहा है आगे, हम देखते हैं चुनाव की दृष्टि से, ये हमारा वो लोग ऐसे ऑपरेट नहीं करते। उस प्रकार से ऑपरेट कोई संघ जो है Right? उस आप प्रकार ये से एक ऑपरेट अलग नहीं ओपिनियन आई। जी हर्षवर्धन जी भी कहना चाह रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, मैं जरा थोड़ा संदर्भ समझा देता हूँ। एक तो ये कि अरुण कुमार जी 6 सहसर कार्यवाह में से वो सहसर कार्यवाह हैं जिनके पास भाजपा से ही समन्वय का जिम्मा है। तो ये कोई खबर नहीं है अगर वो कहीं जाएं किसी अध्यक्ष से, किसी महामंत्री संगठन से, किसी मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ अभी जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा हॉट न्यूज में वही हैं, सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक तरह से कहें कि स्वर बदले, अब वो जिस तरह से पहले वो कह रहे थे कि कौन नेता होगा, किसके चेहरे पर होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय का काम देखते थे सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने उस पूरे चुनाव अभियान में, मुझे याद है, और मुझे तो वो भी याद है, निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर है, मई में ये चुनाव होने थे और फरवरी में निराला नगर में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने संघ से जुड़े हुए, अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए, विविध संगठनों से जुड़े हुए जो भी प्रभावी लोग थे, नेता नहीं, उन सब के साथ अलग अलग समूहों में बाकायदा बैठक हुई थी। 14 के चुनाव को लेकर जो चिंता थी वो मैं बता रहा हूं। 24 के चुनाव में उस तरह से कोई अलग से बैठक नहीं हुई, ना तो उत्तर प्रदेश में हुई ना कहीं और हुई। क्यों? क्योंकि उसकी शायद आवश्यकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो चुकी थी, उसका तंत्र इतना बड़ा हो चुका था। जी ठीक। अब उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण था इससे आप अंदाजा लगाइए कि अरुण कुमार जी अभी योगी जी के यहां गए हैं, उससे पहले ये अभी के जो सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसवाले, उनका केंद्र लखनऊ था। महीने में 3 दिन वो रहते थे। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा था, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण था। मोटे तौर पे संघ को चिंता हुई ना? नहीं, संघ को चिंता है। हाँ, संघ को यह भी चिंता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में किसी तरह से ना हो। मैं 21 का वाकया आपको याद दिलाता हूं। 21 में इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था क्योंकि 22 में चुनाव होना था। तो उस वक्त तब के दोनों सह सरकारवाह, अभी जो सर कार्यवाह हो गए दत्तात्रेय होसवाले और जो अभी सह सरकारवाह है डॉक्टर कृष्ण गोपाल, ये दोनों चले गए 7 कालिदास मार्ग, जहां केशव जी का घर है, और वहीं से योगी जी को बुला लिया, वो भी चले आए उनके घर, और सारा उस वक्त मामला ठीक हो गया था। इस बार जो इतने समय तक विवाद चला क्योंकि कोई मध्यस्थ होकर रोकने वाला नहीं था। संघ की यह चिंता बिल्कुल रहती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहीं कुछ ना हो, और उन्हें लगता है कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से योगी आदित्यनाथ से बेहतर अभी कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, अच्छा, इससे आगे बढ़ते हुए अगर आपको कुछ नहीं कहना है इसमें, ठीक है, तो अब मैं जरा अब बढ़ रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ। शिवराज जी के बारे में चर्चाएं तब होना शुरू हुई जब बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे नामों पर कयासबाजी हो रही थी। उसमें एक नाम शिवराज जी का भी चलता था, आज भी चल रहा है वैसे तो। फिर ये आया कि भाई शिवराज सिंह चौहान पिछड़े भी हैं, ओबीसी भी हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में वो बहुत पॉपुलर नेता माने जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। अब वो होगा, जब होगा वो तो तब पता चलेगा। फिलहाल पार्टी उनका भरपूर इस्तेमाल कर लेना चाहती है।
देखिए सोचें, जब भी मध्य प्रदेश का इलेक्शन खत्म हुआ और मुख्यमंत्री वहाँ मोहन यादव को बना दिया गया, तो लगा क्या शिवराज जी का पॉलिटिकल करियर जो है वो गर्दिश में जा रहा है। लेकिन उसके बाद उनको सेंटर में लाया गया, उनको कृषि मंत्रालय जैसे हैवी वेट मंत्रालय दिया गया, और अब पार्टी भी उनको इस्तेमाल कर रही है। कैसे? एक तो वो झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए, झारखंड में वो लगातार जा रहे हैं, और उनके और हेमंत सोरेन के बीच में बयानबाजियां भी हो रही हैं, और फिर वो बिहार गए हैं, झारखंड से कल बिहार में थे। बिहार में जाकर के योगी वहां पर उनका जो जाने की वजह थी, उसमें एक शहीद थे वहां के, और अति पिछड़ी जाति से आने वाले अंग्रेजों के जमाने में उनको फांसी दे दी गई थी। तो उनके एक श्रद्धांजलि सभा वहां हर साल बीजेपी करती है, उसमें वो गए थे। और वहां जाकर के शिवराज सिंह चौहान खुद पिछड़े होने के नाते, बिहार वो प्रदेश जहां पर 36% ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और ये कोर वोट वैसे माना जाता है जेडीयू का, नीतीश कुमार जी का। लेकिन वोट तो सबको चाहिए, तो शिवराज जी को खास तौर पर इस वर्ग पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है बिहार के अंदर। तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि शिवराज जी वाकई में पार्टी, नेशनल पार्टी अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गए हैं क्या? देखिए, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के, अगर आज की भारतीय जनता पार्टी देखें तो सर्वोच्च नेताओं में शामिल है। अब आडवाणी अटल जी का युग चला गया है, अगर अभी जो भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं उनसे भी शिवराज सिंह चौहान संगठन में पुराने नेता रहे, संगठन में लंबे समय तक काम किया। जब मध्य प्रदेश में ऐसा लगा कि बाबूलाल गौर से मुख्यमंत्री का काम नहीं संभाल रहा है और चुनाव हार जाएंगे, तो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में भेजा गया। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया, कि लगातार वो वहाँ मुख्यमंत्री रहे। अब जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लेकर आई है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बड़े अच्छे पोर्टफोलियो दिए। कृषि मंत्रालय जो उनका पसंदीदा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास दिया है, दोनों का बजट इतना बड़ा है कि जो मध्य प्रदेश के बजट के बराबर है दोनों विभागों का। तो बड़ी जिम्मेदारी उनके पास दी है। संगठन के वो रहे हैं, संघ के करीबी रहे हैं, किरार समाज से आते हैं, ओबीसी में वो किरार समाज से आते हैं, किरार समाज से आते हैं। और शिवराज सिंह चौहान की जो वाइफ है साधना सिंह, वो किरार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा। और हर साल किरार समाज का बैकवर्ड क्लास ओबीसी समाज में आता है। और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ ओबीसी के नेता नहीं है, मध्य प्रदेश में उन्होंने ओबीसी के अलावा सामान्य वर्ग में भी अपने एक बड़ी भूमिका बनाई है और अच्छी छवि बनाई है। उनके बारे में सिर्फ यह नहीं कहा जाता कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के नेता है, वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता रहे। लेकिन ये झारखंड में अभी चुनाव है, बिहार में 1 साल बाद चुनाव है, ऐसी जगहों पर कैसे कितने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं? देखिए, संगठन के अनुभवी आदमी है, भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक पहुंच है, अगर वो जो बात कहते हैं तो पार्टी उसे गंभीरता से लेती है। मुझे इस बात का एक बड़ा आश्चर्य लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे। शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाने की क्या जरूरत थी पार्टी को? गडकरी को और शिवराज सिंह को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया, और ऐसे लोगों को आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेके आते हो जिनको पार्टी के नेता ही नहीं जानते कि वो कौन पार्लियामेंट्री बोर्ड है। फिर जिम्मेदारी भी तो बड़ी दी ना? नहीं, जिम्मेदारी दी है आपको, लेकिन आप शिवराज सिंह जैसा आदमी जो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, आप उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह जैसा नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रहना चाहिए, जिसका संगठन में, सरकार में इतना अनुभव है, जिसका संघ से इतना अच्छा संबंध है, जो पार्टी को समझता है और जो संगठन के लिए इतना काम करता है। मुझे लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी है झारखंड का। चंपई सोरेन जी का एक बयान मैंने मांगा था, आ जाए तो मुझे बताइएगा जी। शिवराज आता हूं उसमें जी। शिवराज जी झारखंड बिहार घूम रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, शिवराज जी बड़े नेता हैं और पार्टी को उनका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो हुआ, जो समीर जी ने बात की, उस बात का में बहुत दम है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड, आप ऐसे कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णायक बोर्ड है पार्टी का, जहां सबसे बड़े फैसले होने हों, जहां सबसे टॉप लोग बैठे हों, वहां पर शिवराज जी नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। हाँ, वो हटा दिया, मतलब, लेकिन अब यदि आपने नेता बना रखा है तो दोबारा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? दो बड़े नेता जिनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया, वो शिवराज सिंह है और नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना, फिर वो सीसीएस में भी शामिल नहीं है, शिवराज जी भी सीसीएस में शामिल नहीं है। आप समझिए, पार्टी सीसीएस वो इलेक्शन वाली ना? नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, मतलब सरकार में, सरकार वाली सीसीएस, सरकार का जो तो उसमें तो कैसे हो सकते हैं ना सर? नहीं, तो वही बात, नहीं, वो तो मिनिस्ट्री उनको मिलती तो हो जाते। आप भी ऐसे सवाल कर रहे हैं, फिर तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी कैसे हो सकते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ जब सरकार में जब पद दे दिया अभी अच्छा, हम यही बात इन्होंने भी कहा, कृषि मंत्री हैवीवेट मिनिस्ट्री है कि नहीं? बिल्कुल, मैं दो ग्रामीण विकास मंत्रालय, फिर तो वो बड़े नेता है ही ना। पहले पार्टी की लीडरशिप उनको बड़ा नेता मानती है तो वो बड़े नेता है। बाकी लोग तो मान ही रहे थे, जब पार्टी ने नहीं माना तब भी मध्य प्रदेश को ने जिता कर दिया उनको। बीजेपी को
मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मिली है विधानसभा चुनावों में, लेकिन पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने तो उनको नेता नहीं माना था। तब तो लोग इसलिए मानते मैं थे कह कि रहा इनको हूं दिल्ली कि में भी एडजस्ट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं, तब भी ऐसा नहीं था, क्योंकि पार्टी को मैं समझता हूं कि वो किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी देते रहते समय के साथ, और अभी भी दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूं उनका उपयोग बेहतर तरीके से हो रहा है। लेकिन ये सवाल है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे टॉप वो है, संगठन बोर्ड है, तो वहां पर शिवराज जी जैसे लोगों की मौजूदगी रहनी चाहिए। और आपके ये मोटी बात कि शिवराज जी जितने सीनियर हैं, हाँ, अभी के जो जिम्मेदारी अभी है इससे ज्यादा उनको मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से राजनाथ जी के अलावा वही सबसे सीनियर लीडर हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। राजनाथ जी तो हैं, और बीजेपी की लीडरशिप में यदि सीनियरिटी देखें तो वो सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं राजनाथ जी के अलावा। अच्छा, ठीक है। नहीं, हमें तो लग रहा था कि बड़ा उपयोग हो रहा है और सम्मान भी दिया शिवराज जी को, ऐसा नहीं क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब हम कई बार कहते हैं ना कि रास्ते में कहीं चल पड़े और बड़ा बढ़िया रास्ते में बढ़िया 5 स्टार होटल में रुक के कर रहे हैं, और हम कहें कि 100 किलोमीटर पहले चाय पीने की बड़ी इच्छा थी, चाय मिली नहीं थी। अब हम लोग कुछ उस तरह की बात कर रहे हैं। ये जिस दौर की बात दोनों लोग ठीक कह रहे हैं, विजय जी और समीर जी, लेकिन जिस दौर की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ अंतर्द्वंद चल रहे थे, संघर्ष का दौर था। उस दौर में अलग अलग नेताओं ने अलग अलग अपनी भूमिका तय की। कुछ कहीं किनारे चले गए, कुछ चमकते सितारे की तरह हैं, कुछ सारे झंझावातों से जो निकल कर आए हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी के रहते बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती है, तो शिवराज जी के नहीं रहते भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीतती है। जो 28 थी वो 29 हो गई। शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी ने जब प्रचार चल रहा था तो वहां जाके कहा, विदिशा में कहा कि ये हमारे पुराने साथी हैं, हम संगठन के दिनों से काम करते हैं, इनकी भूमिका बड़ी होने वाली है, इनको हम दिल्ली लेकर जाएंगे, आप लोग जिताकर भेजिए। अब जिताकर तो आना ही था, वो कोई रिकॉर्ड वो 8.25 लाख वोटों से जीते। लेकिन कृषि मंत्री के तौर पर जिसकी जरूरत इस सरकार को और विशेष करके नरेंद्र मोदी को थी, और कोई व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता था। जो काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं वो कमाल का काम कर रहे हैं। उनके पास उनका अपना, जिसको कहते हैं ना कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 10% प्लस की ग्रोथ का मध्य प्रदेश को। उनके पास उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कैसे लोगों के साथ जाकर घुल मिल जाते हैं, हमेशा जनता का नेता माना जाता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं अब है? आगे की बात, और सीसीएस वाला मंत्रालय क्यों नहीं दिया? अब आगे नहीं, सीसीएस वाला तो शरद पवार कमजोर नेता थे, इसका मतलब उनको हल्का माना जाता था। सीसीएस चूंकि अब एक ही व्यवस्था है, पता नहीं वो व्यवस्था कैसे, भाई रक्षा वित्त, मुस्कुरा रहे नहीं मुस्कुराने दीजिए, वो तो अच्छा है, मुस्कुराते तो हम सब अच्छे लगते हैं, अच्छा ही है। रक्षा, वित्त, विदेश और गृह, इसके अलावा कोई है नहीं उसमें। ये पुराने समय का एक, और कई बार ये महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको कभी ध्यान में आता है कि कृषि मंत्रालय, जो कृषि मंत्री रहता है वो कमजोर रहता है? 10 साल शरद पवार रहे, उस समय के दूसरे पूरा सम्मान हुआ शिवराज जी, मेरा मानना है हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीसीएस का तो अरे पार्लियामेंट्री बोर्ड और सबका तो बॉस भी बदलने मैं चला था, शिवराज जी झारखंड और बिहार गए, आप लोग नहीं, ऐसा है, इस समय देश और दुनिया में भारत में जो रुचि रखते हैं, उनकी भाजपा संघ के बारे में सोच विचार, उस पर विश्लेषण, टिप्पणियां सुनने में सबसे ज्यादा रुचि है, विरोधियों की भी रुचि है। इसलिए कुछ आप अगर कर रहे हैं तो वो चंपई से कम रुचि उसमें भी बीजेपी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद एक पुनर्रचना की ओर बढ़ रही है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और संघ की बैठकें हो रही है, भविष्य की दृष्टि से जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में भारत और विश्व भर में हिंदुओं का एक पुनर्जागरण हुआ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, वो अभियान किसी ढंग से चुनाव परिणामों से, नेताओं के आपसी द्वंद्व से या योग्य लोगों के सामने न आने के कारण जो है कमजोर न पड़ जाए, ये इस समय एक महत्वपूर्ण सोच उभर रही है। तो उसकी दृष्टि से ये आने वाले समय में उनमें, अब जैसे शिवराज जी जा रहे हैं, उनके सामने चुनौती भी है। शिवराज जी लंबे समय से चूंकि राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका में नहीं रहे हैं, इसलिए क्षेत्र के स्तर पर कोई नेता यह नहीं कह सकता ये हमारे विरुद्ध या हमारे समर्थन में रहे। इस बीच जितने समय से वो बाहर हैं, उतने समय में नए नए नेता हर प्रदेश में खड़े हुए हैं। तो इसलिए वो अभी एक निरपेक्ष और निष्पक्ष नेता की भूमिका में कहीं जा रहे हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, चूंकि नेशनल एरेना में वो थे नहीं। जब वो युवा मोर्चा में थे तब के उनके व्यापक संपर्क हैं और वो संपर्क इसमें काम आ रहे हैं। तो अगर पुनर्रचना होगी उसमें स्टेट के भी हो, क्योंकि बिहार स्टेट से जिस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए भेजा गया है वो बिहार में ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। कौन?
तो वो एक वकील है मनन कुमार मनन मिश्रा। मिश्रा। अच्छा, मनन। और उसको होने के पहले ही सोशल मीडिया पर वहां हंगामा शुरू हो गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्या है, लोग चारों तरफ सवाल कर रहे हैं। तो अब शिवराज जी वहां नहीं है, तो इसीलिए शिवराज जी के जाने से बिहार और झारखंड, क्योंकि बाकी देश में बीजेपी में काफी बदलाव हुआ, लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा बदली ही नहीं, बिहार की भाजपा बदली नहीं, उसका लीडरशिप उस रूप से विकसित नहीं हुआ, वहां सामना नहीं कर पाया। तो शिवराज जी जा रहे हैं तो एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं, शिवराज जी अविवादित हैं, लोगों के साथ बैठेंगे, उनके अंदर समझौता कराने की, मीटिंग करके समाधान निकालने की भी बहुत यह है, क्योंकि विनम्रता से बात करते हैं, हम लोगों ने देखा है उनको ये करते हुए। तो उनकी उपयोगिता ऐसे प्रदेशों में, हालांकि थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी भूमिका हो जाती तो अच्छा ही होता, जैसे तो फिर हमारे विजय जी के लिए आनंद का समझा विषय देते। रहता, आनंद का विषय रहता। सबने कुल मिलाकर ये आने माना वाले कि समय में मुझे लगता है सबने माना कि पार्लियामेंट्री शिवराज जी बहुत योग्य नेता है। मैं भी हाँ, वही सब कह कह रहा रहे हैं था, बहुत तो योग्य मैं नेता। तो उसमें बोला कि जितने योग्य नेता है उतना उनको नहीं मिला। नहीं, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूं। सर सेटल कर लो, आप किसकी कुर्सी खाना चाह रहे थे? किसी की कुर्सी नहीं खाना नहीं, आपने कहा सीसीएस में क्यों नहीं है? कह रहे इन्होंने कहा सीसीएस में क्यों नहीं है शिवराज जी? मैंने कहा दो महत्वपूर्ण जगह हैं कहाँ, वहां कौन पर सी? वो कौन नहीं, सी? सीसीएस और पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड सीसीएस में कहा? नहीं, अब वो तो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को तय करना कोई होता तो है। मैं वैकेंसी ये नहीं करनी कह रहा हूं, पड़ती ना अभी सर। चारों लोगों ने क्या अब कहा, देखिए, आपने बता नहीं रहे। नहीं, अभी ये मैंने थोड़ी संगठन कहा, पर कहा। थोड़ी है। मैंने ये कहा कि चारों लोगों ने कहा कि मेरे शिवराज जी- शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो सबसे मैंने बहुत नेता योग्य है। कहा है, सुनिए ना, बहुत योग्य अभी कहा है, अलग कंट्रोवर्सी कह रहे हैं ना कि बहुत उनको योग्य नहीं भावी है। लीडरशिप ठीक है, में तो कह आप नहीं रहा मानते हूं, योग्य जो तो भी ठीक उनके है। संगठन के गुण है नहीं, उसकी चर्चा मैंने की।